गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने यह देखा था कि घोल मुख्यतः दो पदार्थों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं घुलित और दूसरे को बोलते हैं घोलक। एक घुलित एक घोलक, इससे मिलकर बनता है। घुलित क्या है? इसका परिमाण के आधार पर अगर देखें तो घोल में परिमाण के आधार पर अगर देखें तो घुलित का परिमाण कम रहता है जबकि घोलक का परिमाण अधिक रहता है। जैसे घोल हम लोग बनाए चीनी और जल का घोल, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं चीनी का घोल। तो घुलित क्या है? जिसका परिमाण कम है, चीनी 2 से 3 चम्मच, और घोलक क्या है? पानी, कारण पानी का परिमाण उसमें बहुत ज्यादा है। तो कोई भी घोल है उसमें मेनली दो चीज रहेगा, एक होगा घुलित, दूसरा होगा घोलक। घोल में जिसका परिमाण कम है उसको हम लोग घुलित बोलते हैं और जिसका परिमाण अधिक होता है उसको हम लोग घोलक बोलते हैं। जैसे चीनी का घोल लिए, चीनी का परिमाण नॉर्मल सी बात है पानी से कम रहता है, तो चीनी क्या है? घुलित है, और पानी क्या है? घोलक है। हम लोग अब चीनी का जब घोल बना रहे हैं, चीनी पानी में घोल रहे हैं। चीनी क्या कर रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं। चीनी पानी में घुल रहा है। चीनी पानी में घुल रहा है। चीनी का परिमाण बढ़ाते जाएंगे। चीनी का परिमाण बढ़ाते जाएंगे। चीनी का परिमाण हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ाते जाएंगे। जबकि पानी को हम लोग क्या रख रहे हैं? पानी का परिमाण ये फिक्स रख रहे हैं। पानी का परिमाण स्थिर रख रहे हैं। परिमाण स्थिर रख रहे हैं। पानी का परिमाण स्थिर है। एक समय ऐसा आएगा कि और चीनी पानी में नहीं घुलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? चीनी को पानी में घोल रहे हैं। चीनी पानी में घोल रहे हैं तो चीनी पानी में क्या है? घुल रहा है। चीनी का परिमाण बढ़ाते जाएंगे, पहले 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, मिलाकर उसका घोल बढ़ाते जाएंगे तो चीनी और पानी का परिमाण स्थिर है। एक समय ऐसा आएगा चीनी और पानी में नहीं घुलेगा, मतलब जो परिमाण घुल चुका, चीनी और पानी में नहीं घुल रहा है। और यहाँ पे लिख देते हैं चीनी पानी में नहीं घुल रहा है। हमारा कंडीशन क्या आया? चीनी पानी में नहीं घुल रहा है। चीनी पानी में नहीं घुल रहा है। तो ये जो कंडीशन जिस समय जहां पर पहुंचा इसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त अवस्था। ये हम लोग बोलेंगे संतृप्त घोल प्राप्त हुआ, मतलब जितना उस पानी में चीनी का परिमाण जरूरत था घुलने के लिए वो परिमाण उसको मिल गया। उससे ज्यादा चीनी उस पानी में नहीं घुल सकता है। हमको उस समय संतृप्त घोल मिल गया। तो हम लोग क्या किए? चीनी को पानी में घोल रहे हैं। चीनी का परिमाण धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जबकि पानी का परिमाण हम लोग क्या कर रहे हैं? स्थिर रख रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि चीनी पानी में नहीं घुल रहा है, उस समय हम लोग बोलेंगे कि वो संतृप्त घोल में है, वो संतृप्त अवस्था में है। उस समय हम लोग क्या निकालते हैं? यहां पर निकाले थे संतृप्त घोल की घुलनशीलता। संतृप्त घोल में घुलित की घुलनशीलता, संतृप्त मतलब घुलनशीलता निकाल रहे हैं किसकी? घुलित की। घुलित की
घुलनशीलता, घुलित की घुलनशीलता, ये हम लोग निकाले थे। हम लोग क्या निकाले थे? घुलित की घुलनशीलता के केस में हम लोग लिए थे घुलित की मात्रा, घुलित की मात्रा, ये किसमें थी? ग्राम में थी। और क्या था? संतृप्त घोल में बटे संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा, संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा, ये भी ग्राम में थी। मल्टीप्लाई 100, तो घुलित की हम लोग घुलनशीलता निकाले, तो ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे कि घुलित की मात्रा बटे संतृप्त घोल में घोलक, मतलब किसी भी घोल को संतृप्त करने में घुलित का परिमाण कितना है वो बटे संतृप्त घोल में, वहां पर उस संतृप्त घोल में घोलक की मात्रा कितनी है उसका परिमाण से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा कि 1 ग्राम को संतृप्त करने घोलक के 1 ग्राम में कितना परिमाण है, लेकिन मल्टीप्लाई 100 हम लोग इसलिए किए कि जब घोलक का परिमाण कितना हो, 100 ग्राम हो, 100 ग्राम घोलक में घुलित की मात्रा कितनी होगी जो मिलकर उसको संतृप्त घोल में बदले, ये निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला था। तो एक्चुअल फॉर्मूला मेरा किसके लिए था कि 100 ग्राम क्या था? घुलित को 100 ग्राम घोलक की मात्रा जब 100 ग्राम हो, उसको संतृप्त करने के लिए घुलित की मात्रा की कितनी जरूरत है, ये जो हम लोग रेशियो के माध्यम से निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी घुलनशीलता, इसी को बोलते हैं घुलनशीलता। तो हम लोग क्या देखे? घुलनशीलता, घुलित की घुलनशीलता का डेफिनेशन हमको क्या मिला कि घुलनशीलता एक्चुअल में क्या है? घुलित का वो मात्रा है, घुलित की वो मात्रा है जो कितने ग्राम घोलक में? 100 ग्राम घोलक को, घोलक के 100 ग्राम घोलक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 100 ग्राम घोलक की मात्रा से जब भी डिवाइड कर रहे तो 1 ग्राम के लिए निकल रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर दिए, यानी वो 100 ग्राम घोलक के लिए। 100 ग्राम घोलक के साथ मिलकर क्या बना है? एक संतृप्त घोल बना है। यहां पर एक बात और है कि जबकि तापमान स्थिर हो, यहां पर तापमान स्थिर हो, तो स्थिर तापमान पर, यहां पर स्थिर तापमान पर, जबकि तापमान यहां पे हमारा क्या होना चाहिए? स्थिर हो। स्थिर तापमान पर घुलित की घुलनशीलता कहने का मतलब है घोलित की वो मात्रा जो 100 ग्राम घोलक के साथ मिलकर एक संतृप्त घोल उत्पन्न करे, यही है घोलित की घुलनशीलता। यहां पर अगर बोले एक और देखे थे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग देखे थे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक की घुलनशीलता 36 है। इस कथन का अर्थ भी हम लोग देखे थे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक कितना? 36 ग्राम नमक, 36 ग्राम नमक कितने ग्राम के लिए निकाल रहे हैं? घोलक की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। 100 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? संतृप्त घोल बनाएगा, मिलकर संतृप्त घोल उत्पन्न करेगा या संतृप्त घोल बनाएगा। संतृप्त घोल बनाएगा। ये है डेफिनेशन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग
नमक की घुलनशीलता 36 है, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम नमक क्या कर रहा है 100 ग्राम पानी के साथ, यहाँ पर 100 है मतलब 100 ग्राम घोलक, यहाँ पे घोलक क्या है पानी है, इसके साथ मिलकर संतृप्त घोल बना रहा है। और एक तो देखे थे हम लोग विलेयता वक्र देखे थे, विलेयता वक्र ये तापमान के साथ घुलनशीलता का हम लोग अगर वक्र खींचे उसको देखे थे। तापमान के साथ इसका हम लोग वक्र देखे थे। तो क्या इस यहां पर एक बार देखे थे कि ये सडनली इस प्रकार बढ़ जाता है। दूसरा केस कुछ इस प्रकार का देखे थे, सडन फॉल, फिर कम हो गया। तीसरा कंडीशन हम लोग कुछ इस प्रकार देखे थे कि बढ़ा, एक जाकर फिर घट गया, बढ़ने के बाद फिर ये क्या हो गया घट गया, ये भी एक कंडीशन था। और एक कंडीशन इस प्रकार था कि सडन क्या था वो बढ़ गया। इस प्रकार का कंडीशन, ये चारों कंडीशन हम लोग देखे थे। ये हम लोग देखे, इसके आधार पर क्या देखे थे, घुलनशीलता ये जो बढ़ रहा है, यहाँ पर घुलनशीलता तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है बढ़ रही है। यहाँ पर घुलनशीलता तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। ये है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये किसके लिए था KNO3 में क्या देखे, तापमान बढ़ने पर अचानक घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसके बाद ये जो सडन फॉल है, ये तापमान इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो तापमान यहाँ पर देख रहे हैं कि घुलनशीलता यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये किसके लिए था CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी घुलनशीलता क्या देखे कि एक तापमान पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मैक्सिमम थी, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32.4 बोल रहे हैं, ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, ये शायद ये जैसे जैसे इसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी घुलनशीलता तेजी के साथ घटती है। ये टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये अचानक मतलब बड़ा तेजी के साथ घटता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सडन फॉल हुआ, फिर इसकी घुलनशीलता धीरे धीरे तापमान के साथ क्या होगी घटेगी। यहाँ पर एक NaCl था, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की हम लोग घुलनशीलता देखते हैं, तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी घुलनशीलता बढ़ेगी। ये था NaCl, इसका क्या है तापमान के साथ साथ इसकी घुलनशीलता बढ़ती है। और एक था जिसको हम लोग ग्लावर लवण या सोडियम सल्फेट Na2SO4 into 10H2O, ये था Na2SO4 into 10H2O। ये यहाँ पर हम लोग क्या देखे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम कम था, फिर ये बढ़ रहा है, ये 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ता है, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा। फिर क्या है यहाँ पर सडन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा यहाँ पर कमी आती है। तो ये इसको हम लोग क्या बोले थे विलेयता वक्र, इसको हम लोग बोलते हैं विलेयता वक्र। इसका हम लोग उपयोग के आधार पर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसका घुलनशीलता कितनी है वो बोल सकते हैं। तापमान बढ़ने के साथ साथ किस में क्या परिवर्तन होता है ये बोल सकते हैं, जैसे KNO3 की, पोटेशियम नाइट्रेट की ये बढ़ती है तापमान के साथ साथ, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मैक्सिमम होती है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये क्या होगी, इसमें सडन फॉल होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, फिर क्या है धीरे धीरे घटेगी।
NaCl की घुलनशीलता हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा NaCl की घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। और ग्लावर का लवण यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाएंगे इसकी घुलनशीलता बढ़ेगी, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ती है, 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगी, फिर इसमें सडन फॉल, इसमें धीरे धीरे कमी आएगी। तो हम लोग घोल को देख रहे हैं। अभी मैं उदाहरण लिया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक की घुलनशीलता 36 है, नमक की घुलनशीलता 36 है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संतृप्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुलित यहां पर क्या है नमक, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम नमक, 36 ग्राम नमक 100 ग्राम पानी में मिलकर क्या करता है, संतृप्त घोल बनाता है। संतृप्त घोल बनाता है। तो देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग यहां पर पानी में मिलकर संतृप्त घोल बनाता है। हम लोग मान लिए पानी जो इसमें लिए वो है 100 ग्राम। कितना पानी लिए, 100 ग्राम। ये जो लेवल है पानी का ये 100 ग्राम है, यहां तक ये 100 ग्राम, 100 ग्राम। ये पानी का परिमाण यहां पर हम लोग लिख देते हैं, 100 ग्राम पानी प्रेजेंट है। ठीक, 100 ग्राम पानी प्रेजेंट है। अब हम लोग यहां पर पहले 5 ग्राम, ये 5 दाना, एक दाना 1 ग्राम को दिखाता है, 5 ग्राम नमक मिलाए। तो यहाँ पर हम लोगों को और मिलाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये घुल जाएगा। पानी में क्या है, ये जो 5 ग्राम नमक मिलाए तो ये नमक इसमें घुल जा रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और परिमाण बढ़ा दिए, यहाँ पे 6 ग्राम, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्राम, यहाँ पे और 6 ग्राम मिला दिए। एट फर्स्ट मैंने क्या किया कि 6 ग्राम मिलाया, 6 ग्राम नमक लिए 100 ग्राम पानी के साथ। 6 ग्राम ये क्या है, नमक है, नमक बराबर 6 ग्राम। फिर मैंने क्या किया, 6 ग्राम ले लिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये जैसे ही जा रहा है ये पानी में घुल जा रहा है। ये क्या हो रहा है, पानी में घुल जा रहा है। तो 100 ग्राम पानी में 6 12 ग्राम नमक घुल गया। इसी प्रकार हम लोग 6 ग्राम करके अगर बढ़ाते जाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यहाँ पर तापमान कितना रखे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 36 ग्राम नमक जैसे ही यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पर नमक कितना है, 36 ग्राम। यहाँ पर नमक हो गया 36 ग्राम।
नमक बराबर है 36 ग्राम। यहाँ पर 36 बिंदी दिए तो एक एक बिंदी एक एक ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही 36 ग्राम हो गया, यहाँ पर हम लोग और नमक इसमें नहीं घोल पाएंगे। 36 ग्राम इसकी मैक्सिमम लिमिट थी, तो 36 ग्राम मिलने के बाद ये क्या होगा, संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। मतलब ये जो 100 ग्राम पानी लिए थे, 100 ग्राम पानी में यहाँ पे नमक कितना है, पहले 6 ग्राम घोले, फिर 6 ग्राम घोले, तो हम देख रहे हैं कि 6-6 ग्राम करके घोलते जा रहे थे, घुल जा रहा है। लेकिन जैसे ही नमक का परिमाण 36 ग्राम हो गया, तो ये क्या है, पूरा उसमें घुल जाएगा। अगर इसके बाद अगर एक भी एक्स्ट्रा रहा, मान लो 37 ग्राम कर दिए, यहाँ पर नमक का परिमाण क्या है, और 5 ग्राम बढ़ा दिए, नमक का परिमाण यहाँ पे तो 100 ग्राम ही है, लेकिन नमक का परिमाण और 5 ग्राम बढ़ा दिए, हम लोग देखेंगे कि घोल में 5 ग्राम ये नीचे पड़ा रहेगा। 5 बिंदी मतलब ये घोल में पड़ा रहेगा। और ये जो 36 ग्राम है, ये यहाँ पर ये क्या है, 36 ग्राम इसमें घुल गया। 36 ग्राम ठीक से घुल गया। तो इसको अगर हम लोग हल्का सा मिटाए तो ये हमको हल्का ये दिखाई देगा कि ये रेड कलर में बदला है, तो जिससे कारण हमको लगेगा कि ये पानी में घुल चुका है। लेकिन 36 से ज्यादा नमक जैसे ही हो गया, अब नमक यहां पर 41 ग्राम है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 36 ग्राम तो टोटली घुल गया है 100 ग्राम में। कितना घुला है, 36 ग्राम घुल गया, लेकिन 5 ग्राम यहां पर नीचे क्या है, नहीं घुला। 5 ग्राम नीचे नहीं घुला, 5 ग्राम यहां पर नीचे शेष है। तो ये क्या है, ये हम लोग देखे कि जब यहां पर नमक 6 ग्राम प्लस 6 ग्राम करके हम लोग बढ़ा रहे थे, तो नमक इसमें घुल जा रहा था, कारण उस समय ये संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचा था। उस समय ये संतृप्त अवस्था में नहीं पहुंचा था। इस अवस्था को हम लोग बोले असंतृप्त अवस्था। घुलित के आधार पर ये क्या था, ये असंतृप्त अवस्था है। लेकिन 36 ग्राम जैसे ही गया, ये पूरा घुल गया, ये हुआ संतृप्त अवस्था। ये अवस्था हुआ संतृप्त अवस्था, कारण 36 ग्राम टोटली क्या है, घुल गया। यहां पर नमक और घोल सकते हैं। ये 36 ग्राम क्या है, घुल गया टोटली। यहां पर क्या देख रहे हैं, 36 ग्राम नमक यहां पर घुल गया है। यहाँ पे 6 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम करके बढ़ा रहे हैं, और ये नमक घुलता जा रहा है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, नमक घुलता जा रहा है। यहाँ पर नमक घुलता जा रहा है। लेकिन जैसे ही 36 ग्राम के बाद और 5 ग्राम जो ऐड किए, यहाँ पर 36 ग्राम ऑलरेडी इसके अंदर है, 36 ग्राम पानी के साथ मिला हुआ है, और यहाँ पर 5 ग्राम ऐड किया गया, तो देखे कि 36 ग्राम तो घुल गया, लेकिन 5 ग्राम क्या है, ये जो 5 डॉट्स है, ये अभी नहीं घुला है। कारण वो संतृप्त अवस्था में उसका कंडीशन है कि वो 36 ग्राम ही घुलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट देंगे। इसके नीचे एक तो बर्नर लगा दिए, इसको गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कुल नमक का परिमाण मेरा कितना है, 40। नमक यहाँ पर है 41 ग्राम। नमक बराबर है 41 ग्राम। अब नीचे मैं एक तो बर्नर लगा दिया। बर्नर लगाने का मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। इसको अब क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। गर्म करते हुए हम लोग देखेंगे कि जैसे ही इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो हम लोगों का जो ये जो 1-1 ग्राम है, ये घुलता जाएगा। ये क्या है, पानी में घुलता जाएगा। और जैसे ही यहां पर 100 ग्राम पर पहुंचेगा, यहां पर कितना है टेम्परेचर, जब इसका तापमान जब 100 ग्राम होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तापमान जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगा,
हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है लगभग 40 यहाँ पर घुल गया है। हम लोग देखेंगे 36 ग्राम के साथ और 3.8 ग्राम और घुल गया, 3.8 ग्राम घुल गया। क्यों? क्योंकि तापमान को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तापमान को यहां पर हम लोग बढ़ा रहे हैं। तापमान को धीरे धीरे बढ़ाते गए, कितने पर ले गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए। इसका तापमान क्या हुआ यहां पर, क्या देखे? और 3.8 ग्राम घुल गया, और 3.8 ग्राम घुल गया। एक छोटा सा डॉट 0.2 को दिखाएगा, यहाँ पर 3.8 ग्राम घुल गया। कारण क्या है? अब कितना घुला है? अब ये घुला है 39.8 ग्राम नमक घुल गया। इस तापमान पर नमक, जो घुला नमक का परिमाण है, घुला नमक बराबर 39.8, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर घुला नमक कितना है? 39.8 ग्राम है। तो क्या है? कारण क्या है? तापमान के साथ साथ हम लोग देखे थे नमक की घुलनशीलता बढ़ती है। ये 39.8 ग्राम इसलिए 39.8 ग्राम घुला, लेकिन अभी भी यहाँ पे दो शेष है, वो 1.2। ये जो शेष परिमाण है ये कितना है? ये जो शेष परिमाण है ये दोनों मिलाकर है 1.2 ग्राम, अभी भी नहीं घुला है। 41 ग्राम किए थे तो 1.2 ग्राम अभी भी नहीं घुला है। इतना पोर्शन क्या है? 39.8 ग्राम यहाँ पर पानी में 39.8 ग्राम ये घुल गया। तो इसका मतलब क्या है कि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक की घुलनशीलता कितनी है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब यह है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक की घुलनशीलता कितनी है? 39.8 है। तभी तो ये 39.8 ग्राम घुल गया है। अब क्या करेंगे? इसको हम लोग ठंडा करेंगे, इसको हम लोग ठंडा करेंगे। यहां पर क्या किए हम लोग? क्या देखे? जैसे जैसे तापमान बढ़ाए नमक का परिमाण बढ़ता गया, बढ़कर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग देखे 39.8 ग्राम नमक घुल गया। अब इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? बर्नर हटा दिए, इस बर्नर को हटा दिए। अब इसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कब तक करेंगे? फिर रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएंगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आएंगे। इसको ठंडा करते हुए अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर ये काम हो गया। अब इसका नेक्स्ट काम है, ये पहला काम है। नेक्स्ट काम क्या कर रहे हैं? इसको ठंडा कर रहे हैं, घोल को ठंडा कर रहे हैं। घोल को ठंडा कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। अब घोल का तापक्रम जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, मान लो अब घोल का तापमान ठंडा करके घोल का तापमान ले आए। घोल का तापमान बराबर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको उस समय फिर 36 ग्राम जैसे था, ये तो 36 ग्राम हमको ऐसे मिला, ये तो घुला हुआ था। लेकिन जो नीचे 1-1 ग्राम का दाना था हमको, तो 41 ग्राम टोटल था। यहां पर कितना था? 36 ग्राम पहले था और प्लस 5 ग्राम हमने मिलाया था। तो मतलब नमक यहां पर कितना था? नमक का परिमाण है, नमक बराबर 41 ग्राम था। तो हमने देखा कि पहले जब मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर नमक कितना था? 36 ग्राम घुला हुआ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ले आए, लेकिन यहाँ पर नमक हमको 4 दाने मिल रहे हैं, मतलब 1 दाना शॉर्टेज है। मतलब अभी भी 1 ग्राम और घुला हुआ है, अभी भी 1 ग्राम यहाँ पर और घुला हुआ है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम को ठंडा किए,
20 डिग्री ठंडा करके 20 डिग्री तापक्रम पर ले आए। अब घोल में नमक का परिमाण देख रहे हैं, जो घुला हुआ है, घोल में घुले हुए नमक का परिमाण, घोल में घुले हुए नमक का परिमाण देख रहे हैं। देखो एक कम है, यहाँ पे 5 डॉट पहले था, अब देख रहे हैं एक कम है, मतलब यहाँ पर अब कितना है 37 ग्राम है। मतलब 1 ग्राम जो इसका घुलना था कि संतृप्त अवस्था में जाने के लिए इसको 36 ग्राम चाहिए था, लेकिन 1 ग्राम यहाँ पर एक्स्ट्रा घुला हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त अवस्था। अति संतृप्त अवस्था। घोल की 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक असंतृप्त, एक संतृप्त, एक अति संतृप्त। किसके आधार पर? उसमें उपस्थित घुलित के आधार पर। उसमें उपस्थित घुलित के आधार पर घुलित का वो परिमाण अगर जो उसको संतृप्त अवस्था में ले जाए उससे कम है तो असंतृप्त अवस्था है। घुलित का वो परिमाण जो उसको संतृप्त अवस्था में ले जाता है तो हम लोग बोलेंगे घोल संतृप्त अवस्था में है। अगर उसी तापक मतलब यहाँ पे सभी के केसेस में क्या है, तापमान स्थिर है, तापमान स्थिर है। तो यहाँ पे अगर घुलित का परिमाण जितना संतृप्त अवस्था में होने के लिए जितना परिमाण चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे वो अति संतृप्त अवस्था में है। ये अति संतृप्त अवस्था ये स्थायी नहीं होती है, ये अवस्था स्थायी नहीं है, ये अवस्था स्थायी नहीं होती है। स्थायी नहीं है कारण इसको कुछ देर जाने के बाद ये जो 1 ग्राम है वापस इस अवस्था में आ जाएगा। मतलब कुछ समय फिर जाने के बाद ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा। कुछ समय जाने के बाद ये फिर वापस हमको 5 यहाँ पे दाने मिल जाएंगे। तो इस समय फिर ये संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। जब यहाँ पे 5 दाना हमको मिल गया तो यानी 5 ग्राम हमको वापस नीचे मिल गया, तो अब ये क्या होगा, संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगा। उस समय जब यहाँ पे 5 दाना कंप्लीट हो गया ये वापस संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। लेकिन जब ये यहाँ पर क्या देखे थे, ठंडा करते हुए ले आए, घुले हुए नमक का परिमाण अब कितना है, 37 ग्राम था। जब उस समय क्या था, वो उस समय अति संतृप्त अवस्था में था। ये अवस्था स्थायी नहीं है, कारण क्या है, कुछ देर जाने के बाद ये वापस 36 ग्राम इसको संतृप्त अवस्था में रहने के लिए जितना ग्राम चाहिए था वो उसमें वापस मिल जाता है। मतलब 36 ग्राम के बाद जो है बाकी वो नीचे हमको वापस मिल जाएगा। तो 1 ग्राम जैसे यहाँ पे अभी वापस मिल गया तो इसलिए वो वापस संतृप्त अवस्था में पहुंच गया। तो घोल में घुलित के आधार पर 3 अवस्थाएं हुई, एक असंतृप्त, एक संतृप्त, एक अति संतृप्त। यहां पे देखो असंतृप्त अवस्था के 2 पार्ट है। असंतृप्त अवस्था जैसे एक बार नमक हम लोग देख रहे हैं 12 ग्राम है, फिर हम लोग इसमें नमक को मान लो और 12 ग्राम मिला दिए। नमक मतलब यहां पर एक बार 12 ग्राम है और फिर हम लोग और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां पर 12 ग्राम नमक मैंने और ऐड किया। 12 ग्राम प्लस पहले कितना था, 12 ग्राम। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि नमक का असंतृप्त अवस्था में ये नमक का परिमाण यहां पर 12 ग्राम है और यहां पर कितना है, 24 ग्राम है। तो ये जो केस है यहां पर घुलित का परिमाण कम है। पहला केस ये जब मैं लिया था उसमें 12 ग्राम था, फिर मैंने क्या किया, 12 ग्राम नमक और मिलाया तो 12 ग्राम प्लस 12 ग्राम 24 ग्राम हो गया। तो जब सेकेंड केस जब मैंने 12 ग्राम ऐड किया तो मैंने देखा कि घुलित का परिमाण यहाँ पर बढ़ गया है। घुलित का परिमाण कितना है, बढ़ गया है। ये जो केस है ये क्या है, इसकी तुलना में 12 ग्राम की तुलना में इस समय जो घोल है 24 ग्राम जिस समय घुलित मिला हुआ है, इसकी तुलना में ये क्या है, सांद्र अवस्था में है।
उसकी तुलना में ये क्या है, सांद्र अवस्था में, कारण यहाँ पर घुलित का परिमाण ज्यादा है। और ये क्या है, इसकी तुलना में तनु अवस्था में है। ये क्या है, तनु अवस्था में है, कारण तनु मतलब कम है, यहाँ पे घुलित का परिमाण कम है। तुम लोग अगर इस समय नमक का पानी जब 12 ग्राम मिला के पियोगे तो देखोगे वो जो नमक का स्वाद है उसमें थोड़ा सा कम लगेगा, और जब 24 ग्राम जब है उस समय क्या है, नमक का स्वाद तुमको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, कारण उस समय वो क्या है, सांद्र बन गया। उस समय वो क्या बन गया, सांद्र बन गया। तो पहले की तुलना में, फर्स्ट कंडीशन की तुलना में दूसरा कंडीशन में नमक का घोल ज्यादा सांद्र है, और संतृप्त अवस्था में तो वो एकदम सांद्र अवस्था में है। अगर संतृप्त अवस्था की तुलना में देखें तो ये क्या है, तनु अवस्था में, ये सांद्र अवस्था में होगा, कारण यहाँ पे नमक कितना है, 36 ग्राम है। और इसकी तुलना में दूसरी अवस्था की तुलना में पहली अवस्था में नमक का घोल क्या है, तनु अवस्था में है। तो असंतृप्त घोल की दो अवस्थाएं होती है जो कि हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, तनु और सांद्र, तनु और सांद्र। अब देखो यहाँ पर हम लोग नमक का घोल ही ले रहे हैं जिससे समझने में सुविधा हो। यहाँ पर घोलक, घोलक यहाँ पे क्या है, पानी का परिमाण, घोलक का परिमाण जितना लिए थे 100 ग्राम, 100 ग्राम ही रहने दिए, ठीक है। पानी मान लेते हैं यहां तक भरा हुआ है, यहां पर भी यहां तक भरा हुआ है। तापमान जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, शुरुआत का तापमान हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखे थे, यहाँ पे तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कितना नमक घुलकर संतृप्त घोल बनाया था, यहाँ पर 36 ग्राम नमक घोला हुआ है, यहाँ पर 36 ग्राम नमक घोला हुआ है। तो घुलित नमक का परिमाण यहाँ पर कितना है, 36 ग्राम, यहाँ पर 36, कारण यहाँ पे मैं ऑलरेडी ग्राम लिख दिया हूं। देखो घुलित का परिमाण, घुलित का परिमाण, घुलित हम लोग नमक लिए हैं तो ब्रैकेट में हम लोग नमक लिख दिए, और इसको हम लोग किस इकाई में माप रहे हैं ये भी मैं लिख दिया हूं। घुलित जो नमक है उसका परिमाण कितना है, 36 ग्राम। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 36 ग्राम है। हमने ये 36 ग्राम इसमें मिलकर पूरा घुला हुआ है। अब यहाँ पर मैंने 5 ग्राम जैसे वहां पर ऐड किए हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये क्या घुल रहा है, ये नहीं घुल रहा है, कारण 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है, 36 ग्राम ही पानी में घुलेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना घुलेगा, 100 ग्राम पानी में 36 ग्राम ही घुलेगा, इसलिए ये क्या है, 5 ग्राम हमको नीचे दाना के रूप में मिल रहा है। अब हम लोग क्या किए, इसके नीचे वहां पर जैसे किए थे यहां पर भी बर्नर ले आए। यहां पर बर्नर ले आए तो मैं देखा कि 36 ग्राम तो पहले से घुला हुआ था, 36 ग्राम पहले से घुला हुआ था। फिर मैं इस 5 ग्राम यहां पर नीचे जो था ये धीरे धीरे घुलने लगा, धीरे धीरे क्या है, घुलने लगा। घुला कितना, और 3.8 ग्राम, ये और 3.8 ग्राम यहां पर क्या हुआ, घुल गया, इतना परिमाण यहां पर घुल गया। तो जब टेम्परेचर यहां पर बढ़ता, धीरे धीरे घुलता हुआ जा रहा है, अब यहां पर तापमान कितना हो गया, तापमान यहां पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये संतृप्त घोल बनाने के लिए 39.8 इतना परिमाण नमक उसमें घुल गया, 39.8 ग्राम नमक घुल गया। घुलकर क्या बनाया, संतृप्त घोल बनाया। हम लोग क्या देखे कि 36 ग्राम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड था 36 ग्राम था। यहाँ पर जैसे ही मैंने धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया तो उस समय 36 ग्राम में तो देख रहे थे ये 5 जो मैंने और 5 ग्राम ऐड किया था ये तो नीचे पड़ा हुआ था, ये नहीं घुल रहा था। तो अगर हम लोग तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, जो मेरा संतृप्त घोल है तापमान बढ़ने के साथ साथ संतृप्त घोल
असंतृप्त घोल में बदलता है। एक तापमान, ये एक चीज है कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है, संतृप्त घोल किस में बदलता है, असंतृप्त घोल में बदल जाता है। संतृप्त घोल असंतृप्त घोल में बदल जाता है। कारण तुम लोग खुद देख रहे हो कि 36 ग्राम घोल का ये संतृप्त बनाया था, लेकिन यहां पर जैसे ही मैंने तापमान बढ़ाया और 3.8 ग्राम घुल गया, तो यहां पर संतृप्त घोल असंतृप्त था बोल कर ही तो घुला, तो संतृप्त घोल तापमान बढ़ाकर क्या है कि असंतृप्त घोल में बदला जा सकता है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको जब हम लोग ठंडा करेंगे, मतलब इसके नीचे से बर्नर को हटा दिए, फिर इसको हम लोग वापस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ले आ रहे हैं, मतलब इसको अब हम लोग ठंडा कर रहे हैं। हम लोग क्या देखे थे कि धीरे धीरे यहाँ पर जो क्रिस्टल घुला हुआ था ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार में अलग होने लगता है, मतलब धीरे धीरे इसको अगर हम लोग देखेंगे तो संतृप्त अवस्था में वहां पर मैं क्या बोला था कि एक मेरा 37 ग्राम घुला हुआ है, 36 ग्राम के साथ 1 ग्राम और घुला हुआ था, वो क्या था, अति संतृप्त अवस्था में था। यहाँ पर तो 36 ग्राम था, धीरे धीरे इसको ठंडा करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए थे, लेकिन यहाँ पे 36 ग्राम के साथ उस समय और 1 ग्राम घुला हुआ था, तो वो कंडीशन मेरा था अति संतृप्त अवस्था। लेकिन वो अस्थायी केस था, कुछ देर अगर इसको हम लोग छोड़ दे, कुछ देर अगर हम इसको हम लोग छोड़ देते, ये 1 ग्राम जो घुला हुआ था ये वापस हमको नीचे मिल जाएगा, मतलब ये संतृप्त अवस्था में फिर हमको वापस मिल जाएगा, अति संतृप्त अवस्था से वापस संतृप्त अवस्था में चला आएगा। तो यहाँ पर वापस हम इसकी घुलनशीलता, यहाँ पे घोलक मतलब घुलित नमक का परिमाण कितना हो जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इस समय जो गर्म करके इसको हम लोग फिर ठंडा किए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संतृप्त घोल को जब हम लोग ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर कुछ हमको ज्यामितीय आकार के कण वापस हमको मिल रहे हैं। जो ये कण वापस हमको मिलते हैं, इस निश्चित आकार के कण को यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, गरम करके संतृप्त अवस्था में ले जाने के बाद, देखो गरम करके संतृप्त मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गए, गरम करके संतृप्त अवस्था में ले गए। वहां पर हम लोग क्या किए थे, संतृप्त अवस्था में ले जाने के लिए नमक को और भी घोले थे, और 3.8 ग्राम नमक हम लोग घोले थे। गरम करके संतृप्त अवस्था में ले जाकर ठंडा करने पर, ले जाकर फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा करने पर, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, यहाँ पर क्या कर किए हम लोग, ठंडा करने पर हमको क्या मिला, यहाँ पर जब गर्म करके इसको हम लोग ठंडा करते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकार के कणों को कण मिलते हैं, एक निश्चित ज्यामितीय आकार का कण मिलता है, निश्चित ज्यामितीय, ये जो आकार हमको मिला निश्चित, ये आकार निश्चित होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार के कण मिले, जिसको कि हम लोग क्या बोले, रवा बोले या केलास बोले, जिसको कि हम लोग रवा या केलास बोले, रवा या केलास बोले। हम लोग क्या किए, पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलक का परिमाण 100 ग्राम पानी में घोले, कितना 36 ग्राम नमक घोलकर उसको संतृप्त अवस्था में ले गए थे, फिर उसमें 5 ग्राम एक्स्ट्रा डाले थे, देखे थे कि ये कण नीचे बैठा हुआ है। फिर मैंने इसको जब हीट करके इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गया, मैं क्या देखा कि 3.8 ग्राम और इसमें घुल गया, टोटल घुलित का परिमाण कितना हो गया, टोटल घुलित इसमें 39.8 ग्राम हो गया। 39.8 ग्राम घुलकर इसको संतृप्त अवस्था में ले गया। फिर मैंने जब इसको वापस ठंडा किया, तो वापस ठंडा करने पर हमको मिला कि
कुछ निश्चित ज्यामितीय आकार के कण अलग हो रहे हैं। यहाँ पर जो कण का आकार के रूप में ये कणों का एक निश्चित ज्यामितीय आकार के कणों के रूप में ये अलग हुआ, इसी को हम लोग रवा या केलास बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया है गर्म संतृप्त घोल को धीरे धीरे ठंडा करके रवा निर्माण, क्या है? गर्म संतृप्त घोल को, क्या प्रक्रिया है? गर्म संतृप्त घोल को धीरे धीरे ठंडा करके रवा निर्माण या केलास का निर्माण, ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग केलासन या रवाकरण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केलासन या रवाकरण। इसको हम लोग बोलते हैं केलासन या रवाकरण। इसको हम लोग केलासन या रवाकरण बोलते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है कि गर्म करके इसको वापस संतृप्त अवस्था में ले जाओ, गर्म करके संतृप्त अवस्था में ले जाओ, फिर वहां से धीरे धीरे इसको ठंडा करके फिर रवा का जो निर्माण करने की प्रक्रिया है इसको केलासन या रवाकरण बोला जाता है। इसको केलासन या रवाकरण बोला जाता है। कुछ केलास पदार्थ, यहाँ पर कुछ केलास पदार्थ, इसको यहां से थोड़ा सा हटा दें। यहाँ पर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 36, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये था 36, हमको वापस मिला था। यहाँ पर कुछ केलास पदार्थ हमको ऐसा मिलता है जब उसके साथ जल के कुछ अणु मिलते हैं। कुछ केलास पदार्थ के साथ अगर जल के अणु उपस्थित है, केलास पदार्थ के साथ अगर जल के अणु उपस्थित है, अगर जल के अणु उपस्थित है, अगर केलास पदार्थ के साथ क्या उपस्थित है? जल के अणु उपस्थित है। केलास पदार्थ के साथ अगर जल के अणु उपस्थित है तो ये जो जल के अणु है इसको हम लोग, ये जो जल के अणु है इसको हम लोग बोलते हैं केलासीय जल। इसको जल के अणुओं को क्या बोला गया? केलासीय जल। केलास पदार्थ के साथ अगर जल के अणु उपस्थित है तो उन जल के अणुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? केलासीय जल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केलासीय जल। अगर ये जो जल के कण है उसमें से अलग हो जाते हैं, ये जो जल के कण अगर उसमें से अलग हो गया तो वो क्या है? जो केलास था अपना रूप और आकार त्याग देता है। इसी जल को, ये जल क्या है? इसके साथ रासायनिक रूप से संयुक्त रहता है, इसको इसलिए रवाकरण का जल भी बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केलासीय जल बोलते हैं, और या फिर इसको हम लोग रवाकरण का जल भी बोलते हैं। रवाकरण का जल या रवाकरण का जल। रवाकरण का कारण ये अगर निकल गया, ये जो जल के अणु अगर उसमें से निकल गया तो क्या होगा? उसका अपना आकार, वो आकार नहीं रहेगा। कुछ केलासीय जल, जैसे हम लोग एक उदाहरण देखें, CuSO4 × 5H2O, तुतिया जो हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे, CuSO4 × 5H2O, CuSO4 × 5H2O, ये किसका है? तुतिया का है। ये फॉर्मूला है तुतिया का, CuSO4 × 5H2O। अगर 5H2O इसमें से अलग हो गया, अगर 5H2O इसमें से अलग हो गया तो इसका ये रवा के रूप में नहीं रहेगा। ये केलासीय जल
अगर अलग हो गया, ये जो जल के अणु इसमें से अलग हो गया, तो वो क्या होगा, वो फिर उस रूप में नहीं रहेगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग रवाकार पदार्थ के प्रकार पे जाए, ये 3 प्रकार का होता है। एक है जलाकर्षी, एक है जलाकर्षी, एक है जल त्यागी, एक है जलाकर्षी, एक है जल त्यागी, और तीसरा है शोषक पदार्थ। तीसरा है शोषक पदार्थ। तो रवाकार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक जलाकर्षी, एक जल त्यागी, एक है शोषक पदार्थ। जलाकर्षी ऐसे होते हैं जिसको हम लोग खुली वायु में अगर छोड़े तो वायुमंडलीय जल को ये शोषित करता है। वायु यहां पे खुला छोड़ने पर अगर हम लोग इसको खुला छोड़ दे वायुमंडल में, तो ये क्या है, वायुमंडल के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। वायुमंडल के जल को क्या करता है, वायुमंडल के जल को ये शोषित कर गीला हो जाता है। वायुमंडल के जल को ये शोषित करके वायुमंडल के जल को शोषित कर गीला हो जाता है। ठीक है। अगर जलाकर्षी रवाकार पदार्थ है, इसको अगर हम लोग खुली वायु में छोड़ दे तो ये क्या करेगा, वायुमंडल से जल को शोषित कर लेगा और गीला हो जाएगा। जैसे इसके उदाहरण एक NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक उदाहरण NaOH। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण NaOH, ये इस प्रकार का काम करता है, ये जलाकर्षी है। जल त्यागी क्या करता है, खुली वायु में अगर छोड़ दे तो केलासीय जल त्याग देता है। ये अपने अंदर जो केलासीय जल है इसको ये त्याग देता है। खुला छोड़ने पर यहां पर भी क्या होगा कि खुला छोड़ने पर ये क्या है, जल त्याग देगा। ये क्या करेगा, उसके अंदर जो जल है उस जल का त्याग कर देगा, जल का त्याग कर देता है। तो जल का त्याग कर दिया, तो ये इसको हम लोग क्या बोले, जल त्यागी रवादार पदार्थ। जैसे धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका उदाहरण है। और शोषक पदार्थ क्या करता है, वायुमंडल से नमी को शोषित करता है, लेकिन शोषित नमी में ये नहीं घुलता है। और ये ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, शोषक पदार्थ बोलते हैं। मतलब जैसे पहला था कि जलाकर्षी, ये क्या करता है, जल को आकर्षित करके खुद गीला हो जाता है, लेकिन वायुमंडल से ये नमी को शोषित करता है, लेकिन ये शोषित नमी में नहीं घुलता है। इसको खुला छोड़ देने पर, शोषक पदार्थ को अगर हम लोग खुला छोड़ दे वायुमंडल, खुला छोड़ने पर मतलब कहां छोड़ रहे हैं, वायुमंडल में। खुला छोड़ने पर ये नमी को शोषित करता है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को शोषित करता है, नमी को शोषित करता है। शोषित तो करता है, लेकिन क्या करेगा, शोषित करके शोषित नमी में ये नहीं घुलता है। शोषित करता है, नमी को शोषित करता है, लेकिन शोषित नमी में नहीं घुलता है। शोषित नमी में नहीं घुलता है, शोषित नमी में ये नहीं घुलता है।
इसका उदाहरण है Na2SO4, इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट। तो हम लोग देखे रवाकार पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक जलाकर्षी, जो वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित जल को शोषित कर गीला हो जाता है। एक जल त्यागी, खुला छोड़ने पर जल को त्याग कर देता है, अपने अंदर उपस्थित जल का ये त्याग कर देगा। और एक है शोषक पदार्थ, जो खुला छोड़ने पर नमी को शोषित करता है, लेकिन शोषित नमी में वो नहीं घुलता है। इसका उदाहरण NaOH, इसका उदाहरण Na2CO3 इंटू 10H2O, उसका है Na2। यहाँ पर देखो मैंने एक घोल लिया, ये क्या है, एक घोल है। यहाँ पर जैसे प्लेन एक मान लो तुम लोग घर में लिए, घर में पानी में हम लोग जो जब कपड़ा वपड़ा धोने के बाद नील देते हैं, एक ब्लू कलर का ड्रॉप, इसमें जैसे ही हम लोग ब्लू कलर का ड्रॉप देते हैं, मान लो यहाँ पर आके थोड़ा सा गाढ़ा है, हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ड्रॉप आके इधर उधर फैलने लगता है। नीचे तो आया, फिर क्या होगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। कुछ देर छोड़ देने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये पूरा पानी में मिल जाता है। ये क्या है, ये पूरा पानी में मिल जाता है। हम लोग क्या किए, पहले पानी ही लिए, घोल के रूप में पानी लिए, और वहां पर क्या किए, घोल में क्या है कि हम लोग नील डाले, डाल सकते हो तुम, स्याही के बूंद डाल सकते हो। तो क्या है, जिस जगह पर पहले ये गिर रहा है वो जगह पे तो इसका परिमाण ज्यादा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस जगह से निकल कर वो इधर उधर जाने लगता है, और इधर उधर जाने लगा। ये जो जाने की क्रिया है, तो किसी गैस या द्रव में अणुओं का यह गुण, जिसके कारण से ये क्या है, सांद्र स्थान से अधिक सांद्र स्थान से कम सांद्र वाले स्थान की ओर गतिशील है। यहां पर क्या है, ये जगह अधिक सांद्र है। ये गुण किस में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, द्रव या गैस में। गैस में भी तुम लोग देखोगे, जब अगरबत्ती वगैरह जलाओगे, एक जगह रख दिए तो धुआं निकल कर क्या है, चारों ओर फैलने लगता है। द्रव या गैस, यहां पर क्या होता है कि इसका यह गुण, जिसमें क्या है, इसके अणु क्या करते हैं, अधिक सांद्र वाले माध्यम से, अधिक सांद्र वाले जगह से, अधिक सांद्र वाले जगह से कम सांद्र वाले जगह की ओर क्या करते हैं, ये अधिक सांद्र वाले जगह से कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होते हैं। कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होता है, कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होता है। ठीक, द्रव या गैस के अणु में ये गुण पाया जाता है। द्रव या गैस के अणु क्या है, अधिक सांद्र वाले जगह से कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होता है। कब तक गतिशील होगा, जब तक कि अणु समान रूप से उस स्थान पर विसरित ना हो जाए। ये कब तक होगा, जब तक अणु समान रूप से विसरित ना हो जाए। ये क्रिया तब तक चलती रहती है। ये क्रिया तब तक चलेगी जब तक कि चारों ओर ये समान रूप से फैल ना जाए। तो हम लोग इसको देखें तो उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होना, इसको हम लोग बोले विसरण। इस क्रिया को हम लोग बोले विसरण। विसरण एक क्रिया है जिसमें द्रव या गैस के अणु क्या करते हैं, द्रव या गैस के अणु क्या किए, अधिक सांद्र वाले जगह से कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होता है।
कब तक होता है? जब तक कि अणु समान रूप से विसरित ना हो जाए। तुम लोग अगर नीला एक ड्रॉप नील डाल के बाल्टी में छोड़ दोगे, देखोगे तब तक वो विसरित होगा जब तक कि समान रूप से वो पूरा पानी तुम्हारा नीला ना हो जाए। डाल के छोड़ के देखना, कुछ देर बाद देखोगे पूरा बाल्टी का पानी नीला हो गया। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण विसरण है। ये द्रव या गैस के अणुओं का ये गुण होता है, जिसके कारण वो क्या है, अधिक सांद्र वाले जगह से कम सांद्र वाले जगह की ओर गतिशील होता है। और ये कब तक गतिशील रहेगा? जब तक कि अणु समान रूप से विसरित ना हो जाए। यहाँ पर अगर पहले हमारा स्याही आता था, उसको भी अगर डालते तब भी ये होता है। हाँ, हम लोग जल एक उत्तम घोलक, जल को उत्तम घोलक बोला जाता है। जल एक उत्तम घोलक है। इसके पीछे कारण क्या है? जल एक उत्तम घोलक है। कारण क्या है? एक ही है कि अधिकांश पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस, जल में घुलनशील है। इसका कारण एक ही है, अधिकांश पदार्थ में क्या क्या आता है? पदार्थ में ठोस भी आ सकता है, द्रव भी आ सकता है और गैस। जो अधिकांश पदार्थ है, अधिकांश पदार्थ क्या है? अधिकांश पदार्थ जल में घुलनशील है। ये सब के ज्यादातर पदार्थ जो है ये सब जल में घुलनशील है। इसीलिए जल को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तम घोलक। जल में अकार्बनिक यौगिक जैसे नमक, तुतिया, नौसादर, ये घुलनशील है। कार्बनिक पदार्थ जैसे चर्बी, तेल, रबर, मोम, ये सब भी घुलनशील है। कुछ को हम लोग जलीय घोल, जल में किसी पदार्थ को अगर हम लोग घोलते हैं, अगर जल में किसी घोलक के रूप में जब जल यूज करते हैं, अगर घोलक घोल में, यहां पे थोड़ा सा ऐड कर दे, घोल में अगर घोलक क्या हो? जल है। अगर घोलक क्या है? जल है। अगर घोलक यहाँ पे जल है तो उसको हम लोग बोलेंगे जलीय घोल। इसको हम लोग बोलेंगे जलीय घोल। जलीय घोल। अगर घोलक जल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अजलीय घोलक। अगर घोलक जल नहीं है तो उसको हम लोग बोले क्या? अजलीय घोलक। वो अजलीय घोल है। जब जल नहीं है तो घोलक क्या है? अगर घोलक जल है तो जलीय घोल बनेगा। अगर घोलक जल है तो जलीय घोल बनेगा। अगर घोलक जल नहीं है तो अजलीय घोल बनेगा। यहां पर अगर घोलक अल्कोहल हो, यहां पर अगर घोलक क्या हो? अल्कोहल हो, जो हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर। उसको हम लोग बोलते हैं टिंचर। टिंचर कहने का मतलब है जहां पर घोलक क्या हो? अल्कोहल हो। अगर हम लोग बोले आयोडीन का टिंचर, मतलब अल्कोहल में क्या है? आयोडीन मिला हुआ है। यहाँ पर कुछ अजलीय घोलक और घुलित के उदाहरण यहाँ पर है। जैसे देखो, अजलीय घोलक अगर एसीटोन है, वहाँ पे क्या घुलित है? क्लोरोफिल घुलित के रूप में है। हाँ, ये कुछ है उदाहरण। बच्चों, आज के लिए इतना ही।
इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।